डॉक्टर जन्नत के आज़ादी केबिन में मिफ्रा इत्मीनान से कोने वाले सोफे पर बैठी एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियों को देख रही थी और फिंगर से शीशा बजाकर कभी इन्हें एक साइड कर देती तो कभी दूसरी। बड़ा दिलचस्प शुगल था। सोनिया से यहाँ छोड़कर जाने कहाँ गई थी। सोनिया से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो दिमागी तौर पर पूरी सेहतियाब हो चुकी थी, मगर इस बात से अक्सर बेखबर थी कि इसकी काउंसलिंग के दौरान बताया गया एक एक लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी की कहानी लाइव वीडियोज़ के जरिए वो मनोवान किसी तक पहुँच कर इसकी दुनिया तहबाला कर चुका है। इसे काउंटर पर घसीट चुका है। इसका चैन सुकून बर्बाद कर चुका है। वो सुकून से बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर जन्नत को अंदर आता देखकर वो मोहब्बत और अकीदत से मुस्कुराई थी। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक डॉक्टर, वो कहती हैरतज़दा हुई, क्योंकि डॉक्टर जन्नत आज अकेली नहीं थी, बल्कि इनके पीछे ही एक लंबा चौड़ा सुर्ख सफ़ेद शख्स डॉक्टरी कोट पहने अंदर दाखिल हुआ था। जो वो जो कैमल कलर सूट में लापरवाह से बैठी थी, अब फ़ौरन से पहले दुपट्टा सर पर लिया था। कैसी हैं आप मिस बिफ्रा? आने वाले की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने धीमे लहजे में निगाहें हिल झुकाए जवाब दिया था। इसे अजीब सी बेचैनी हुई थी कि आने वाले शख्स ने एक पल के लिए भी इससे निगाह नहीं हटाई थी। मेरा बेटा, ये डॉक्टर जिब्रान है, बहुत अच्छे हार्ट सर्जन हैं सोनिया, और यही तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे। अब तुम्हें इनके साथ जाना है, अब तुम इनके ज़ेर निगरानी रहोगी। डॉक्टर जन्नत ने सुकून से कहकर इसे बेसुकून किया। मिफ्रा का चेहरा सफ़ेद पड़ा था, जब कोई बहुत बड़े इत्मीनान से ऑब्ज़र्व करने में मसरूफ़ था, मगर डॉक्टर वो बौखलाई। अब ये भी तो लगने लगा था ज़िंदगी कुछ आसान हो गई। अब ज़िंदगी क्या इम्तिहान लेने वाली थी। डोंट वरी बेटा, ये बहुत अच्छे हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ हो गया है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर जन्नत के एक एक लफ्ज़ में बेचैनी थी। उन्होंने मिफ्रा से निगाहें चुराई। कितना चाहा था कि मिफ्रा इनके साथ रहे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। इनके खुद के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ने गए हुए थे। कितनी अटैच हो गई थी वो मिफ्रा से, मगर ये सो कॉल्ड ज़िद्दी और पागल एक्सक्यूशनर। उन्होंने नरूठेपन से जिब्रान को घूरा झूला ताकुल्लुक सा बना बैठा था। हाँ, मगर वक्तन ब वक्तन एक गहरी निगाह इस गुलाबी घबराए वजूद पर ज़रूर डाल लेता। डॉक्टर जा चुकी थी और वो शदीद नर्वस होती हाथों की उंगलियां चटखा रही थी। जिब्रान ने एक गहरी नज़र इस पर डाली थी। हार्ट सर्जन के हार्ट की बैंड बजा दी मोहतरमा ने, मगर ये जेके भी सूद समेत बदला लेगा। चलिए, वो खड़ा होता सुकून से बोला। वो लरज़ते कदमों से उठी और मुर्दा कदमों से इसके पीछे होली। वो इसीलिए एक कॉरिडोर से गुजरा और एक कमरे की जानिब इशारा किया। आप इधर बैठे, मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ। लेकिन जाना किधर है? वो सहमी हुई थी। आकर बताऊंगा आपको। सामने वाले का इत्मीनान काबिल दीद था। वो इसे छोड़कर कॉरिडोर में गायब हो गया। वो कामते से इस कमरे में दाखिल हुई। वहाँ आकर हॉस्पिटल वाले बेड पर बैठी थी। जब इसे अपने पीछे आहट महसूस हुई, पीछे मुड़कर देखा तो इस दिन वाला वो लंबा चौड़ा शख्स मुँह पर रुमाल बांधे, रुमाल पर जेके लिख के इसके सामने खड़ा था। स्कैल्पल हाथ के उंगलियों में घूम रहा था। क्या वो इसे मारकर इसके ऑर्गन्स निकाल लेगा? वो लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ी थी और बिजली किसी तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, मगर बेसूद गर्दन के पीछे कुछ चुभता सा महसूस हुआ। वो तेवरा कर ज़मीन पर गिरी थी। कुछ ही देर में हर चीज़ धुंधला गई और होशो-हर्ज से बेगाना हो गई थी। जेके, क्या किया आपने? सोनिया अंदर आकर चिल्लाई थी। सुनो, इसे ले जाओ और इसी हॉस्पिटल के इसी रूम में इसी बेड पर लिटा दो जाकर, और कहना तुम्हें बाहर बेहोश मिली थी। वो शॉर्ट से चिल्लाई। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर वहीं फेंकना था तो लाए क्यों थे? और इलाज क्यों किया? शट अप सोनिया, जितना कहा है इतना करो, नो मोर क्वेश्चन। वो संगीनी से अब इत्मीनान से रुमाल चेहरे से उतारता बोला। सोनिया ने नरूठेपन से उसे घूरा, मगर फ़ोन पर किसी के साथ बिजी था और इसे जाने का इशारा किया। पाशा इसके बिल्कुल सामने टांग पर टांग रखे बैठा था, एक हाथ की मुट्ठी बनाकर गाल पर रखे हुए इसे बगौर सरतापा घूर रहा था। व्हाट डैड, घूरना बंद करे और सीधा सीधा जो पूछना है वो पूछ ले। ऐसे घूरने का क्या मतलब है? वो ग्रीन मॉन्स्टर जिसकी दहशत और हैबतनाक से एक दुनिया थर थर काँपती थी, अब पाशा के इस सवाल से घूरने पर हैरान हुआ था, गड़बड़ा गया था। क्यों रखा हुआ है इसे अपने पास? पाशा असल मौजू की तरफ आया। कल भेज दूंगा किसी सेफ जगह। वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला, मगर अंदर एक तूफान सा उठा था। रियली? मगर क्यों? मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि इसे कहीं भेज दो, मगर मैं अब इसे यहाँ मजीद नहीं रख सकता। दूसरी जानब देखते हुए बोला, क्यों? पाशा की गहरी निगाह इस पर थी। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही मुझे कोई परवाह है। हालांकि पाशा ने बिल्कुल नहीं पूछा था कि तुम्हें इसकी परवाह है भी कि नहीं। वो दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माहिर, कि तुम अपने पीछे कोई क्लू छोड़ कर आओगे और स्पेशल इस कुत्ते के से बोल कर आओगे कि इसकी मंसूर नज़र जिल्लात के पास है। पाशा ने अब आबिर अचका कर इससे पूछा था। सो हमको ज़्यादा हैरत नहीं हुई पाशा, आज भी इन सब से और इनके चारों के
एक पल से इतना ही बाखबर रहता था। ओ कम ऑन डैड, अब आप मुझे नहीं समझते। कुत्ते के आगे हड्डी फेंकी ताकि वो उसकी गूंज को सूंघता मेरे प्लान को, ताकि शेर की कचार में चला आए, फिर पागल कुत्ते की मौत ही मरेगा। वो इत्मीनान से बोला, तो नॉर्मल कंडीशन में भी इसे इतनी दर्दनाक मौत मारता कि इसके साथ पुश्ते थर थर कांपती पैदा होती। और अब तो दुश्मनी ज़रा वो यहाँ आ गया है और तुम बच्ची को इस तरह यहाँ से क्यों भेज रहे हो? क्या वो बाहर कहीं भी सेफ होगी? सोहम के तुलना में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। हाँ, मगर दिल में तूफान उठे थे तो ये तो वही जानता था, मगर इसके बावजूद कम से कम पाशा से नहीं कह सकता था। ये डैड की इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अब तो सोहम खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसे मुखालिफ सिमत की हवा भी ना छू पाए, कोई और तो बड़ी दूर की बात है। हर चीज़ प्लान के मुताबिक ही होगी। डोंट वरी डैड, आपकी मिराज से बात हुई? सोहम ने पाशा का ध्यान रहावा की जानिब से दूसरी जानब भटकाने की पूछा, जो कि पाशा अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए मुबहम सा मुस्कुराया। हम हुई थी बात, तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी अगर तुमने इससे बात ना की तो वो आकर तुम्हें गंजा कर देगी, पाशा ने कहा था। सोहम मुबहम सा मुस्कुराया। देखते हैं। सोहम अब सोफे पर पाशा करीब बैठा था। कोई और बात जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो? पाशा ने कहा। तो बुरी तरह गड़बड़ाया था और नज़रें बेख्तियार एलिटी की जानिब उठी। नो डैड, कोई नहीं। राइट, मैं चलता हूँ, तुम्हारी मामा इंतज़ार कर रही होंगी, पाशा कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था, तो वो भी एहतराम में खड़ा हो गया। वैसे आपस की बात है, जब किसी को मोहब्बत हो जाए और इश्क रगों में खून बंद कर दौड़ने लगे तो महबूब का अक्स आंखों में इंसान की आंखों में साफ दिखाई देने लगता है ना? पाशा ने रुककर पूछा। व्हाट दैट, आपने मेरी नज़रों में क्या देख लिया? वो तिलमिलाया। मैं तुम्हारी बात कब कर रहा हूँ यार, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। पाशा ने इसकी हालत से उठाते हुए अपने दांतों तले दबलाब दबाया और वहाँ से निकलता चला गया। तो हम झुंझलाकर अपने रूम में आया था। ईशान अलीज़े के सामने अब इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। वो ढाल से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी थी, जैसे बरसों की मुसाफत तय करके थकन से चूर हुई हो। ईशान अलीज़े के सामने अब इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। वह ढाल से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी थी, जैसे बरसों की मुसाफत तय करके थकन से चूर हुई हो। देखिए अलीज़े, मुझे इसकी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर ऐसा है भी तो आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं कि मैं अपने अज़ाइम से एक इंच भी पीछे हटने वाला नहीं। मुझे मोहब्बत है इससे और मुझे वो हर हाल में, हर कंडीशन में कबूल है। ये कहते ईशान की आंखें लाल लकारा हुई। अलीज़ा फूट फूट कर रो रही थी। जब काफ़ी देर रोने के बाद ज़रा रोना थमा तो ईशान ने इसे पानी पिलाया। बाज़ दफ़ा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अलीज़े ने हिचकियों के दरमियान मबहम से बात की तो ईशान चौंका और सवालिया नज़रों से अलीज़े को देखा। तब अलीज़े ने बताना शुरू किया। हम लाहौर में रहते थे, बहुत छोटी सी खुशहाल फैमिली थी हमारी। मैं, आरोशी और बाबा मम्मा। फिर वो मनहूस दिन हमारी ज़िंदगी में आया जब वो आरोशी से कॉलेज के बाहर टकराया। वो लाहौर का बाअसर तरीन गुंडा रुस्तम था। कॉलेज के बाहर आरुषिया से बदतमीजी की तो आरुषि ने सबसे सामने से थप्पड़ मार दिया। वो मनहूस दिन हमारी ज़िंदगी में एक तूफानी सैलाब लाया और सब कुछ बहा कर ले गया। कुछ दिन तो खामोशी रही, फिर इस रात वो बेज़मीर दरिंदा सिर्फ इंसान अपने गुंडों समेत हमारे घर की जानिब आया, जिसे मैंने इत्तेफाक से पहले ही गली में गाड़ियों में बैठे देख लिया था। मुझे लगा वो सिर्फ अरुषा को उठाने आया होगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने अरुषा को अपनी कस्में माँ बाबा की कस्में देकर लाउंज के डेकोरेशन में बने खुफिया लकड़ी के कैबिन में छुपा दिया। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही थी, क्योंकि वो एक फ़िरौन नुमा ज़ालिम दरिंदा था। जब वो अंदर घुसा और अरुषा नहीं मिली तो गुस्से से पागल हो गया और हमारे सामने पहले माँ बाबा को मार डाला। फिर मैंने भी मुंह खोला तो मुझे बेआबरू कर दिया। वो कैबिन के सुराख में मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों पर गला घोटती सब देख रही थी, मगर मेरी कसम की वजह से बाहर नहीं आई। अलीज़े बलक बलक कर रोती अपनी बर्बादी का मातम मना रही थी। फिर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई कि इसकी वजह से माँ बाबा चले गए और मेरे साथ वो सब कुछ हो गया। और इसकी ये हालत हो गई। मैं इसी रात जैसे तैसे करके इसे यहाँ वहाँ से भगा कर ले आई। आरुषि का पाक साफ रहना था। तभी जाने क्या हुआ कि इस दरिंदे ने दोबारा हमारी तलाश नहीं की और हम यहाँ आ गए। यहाँ हमें कोई नहीं जानता था। मैंने मोहल्ले में बताया कि मेरे वालिदैन हादसे में गुजर गए और ये पैदाइशी ऐसी है। शुक्र है यहाँ पर अच्छे लोग मिल गए और कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने ये राज सिर्फ आरुषि की सेहतयाबी के लिए अफशा किया है। वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि अगर मुझे वाकई कुछ हो गया तो आरुषि कैसे ठीक होगी? ईशान का तो काटो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब हुआ था, आंखों में खून उतरा था। यूँ भी रुस्तम दादा के डेथ वारंट तो जल्लादों की अदालत में निकल ही आए थे, मगर अब तो दुश्मनी ज़रा पर्सनल होती जा रही थी।
बोझल होते सर के साथ इसकी आंख खुली। कमरे में मलजा सा अंधेरा था। पूरी आंखें तो इसकी तब खुली जब पेट पर किसी भारी चीज़ की सख्त गिरफ्त महसूस हुई और ये जानकर हवेली की छत जैसे इसके सर पर गिरी कि इसकी पुश्त पर एक और वजूद मौजूद है जिसकी बाकायदा भारी होते सांस इसे सुनाई दी थी। मगर फजर बुरी तरह कसमसाई और इसकी नन्ही सी हलचल से पास पड़े महाबीर की आंख खुली थी। जाने क्यों मगर वो सोता बन गया। झटके से इसने पीछे बड़े वजूद को देखा जो इस सकून से आंखें मूंदे सो रहा था। फजर ने फिर दूसरी जानिब रुख किया और अपनी वेस्ट से इसकी भारी भरकम चट्टानी हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पलों में वो बेहाल हो चुकी थी। पीछे वो बंद आंखों समेत गहरा मुस्कुराया। सड़ू अकड़ू कहेंगे, और मैं तो समझी थी सिर्फ दिल ही पत्थर का लिए घूम रहे हैं, यहाँ तो ये चट्टानी बाजू। उफ। वो आवाज़ बुलंद बड़बड़ाई। महाबीर ने बड़ी मुश्किल से कहकर जब्त किया, मगर फजर अब समझ गई थी वो जाग चुका है और इसे यूं ही अज़बियात सदाते में मसरूफ़ है। छोड़े मुझे, वो बुराई। तो महाबीर ने शराफत से हाथ पीछे हटाए और उठकर बैठ गया। अपने इस कदर से करीब शर्टलेस देखकर और रात का सोचकर अब वो पहुंचकर से घूर रही थी। सदमे से बुरा हाल हुआ था इसे। ये अरसा मतलब 3 माह तो इद्दत में गुजारने थे, और ये आपकी हिम्मत कैसे हुई वो पेपर मुझे देकर इस तरह मेरे करीब आने की। महाबीर अब संजीदगी से इसे देख रहा था जो सदमे से बेहाल हो रही थी। अब वो ये तो हरगिज़ नहीं बताने वाला था कि वो पेपर जाली थे, साइन नकली थे, नाम नकली थे। ना वो डाइवोर्स देना चाहता था और ना वो लेना चाहती थी, तो इस पेपर की क्या औकात थी। मैं महाबीर आसिम हफीज़ हूँ मैडम, तुम्हें नहीं पता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अब मुझे आंखें दिखा रही हो। रात तो बड़ी बेचैन थी मेरी बाहों में आने को, कैसे मेरी पनाहों में मोम बनकर पिघल रही थी। वो तो सामने बंदा शरीफ था जो बहका नहीं। नहीं तो फजर मैडम तो गई थी काम से। वो बड़े सुकून से कहता, अब इसे जानबूझकर बेसुकून कर रहा था। जिद जो थी वो करने की जो इस नाजुक जान के सदमे का बायस बने। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो रूहान सी हुई। हाँ, अपने बिखरे हुलिये से अंदाज़ा लगा लो, या कुछ और सुनना चाहती हो। बहरहाल सामान पैक करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मगर मैं कहीं नहीं। शट अप। वो हस्बे मामूल बुलाया। इनकार करने की जुर्रत भी नहीं करना, नहीं तो हशर बिगाड़ दूंगा। समझी, जो कह रहा हूँ वो करो। वो कहता बाहर निकला और फिर वो लाख झटपटाई, मगर महाबीर इसे हवेली से व्हाइट पैलेस ले आया था। तुम तैयार हो जाओ, अपने सारे कपड़े समेट लो जो मैंने तुम्हें दिए। तुम्हें यहाँ से जाना है, मुन्नी ने मुझे दिल से कहा। अल्फाज से यहाँ पिघला हुआ शीशा जो मुन्नी ने इसके कानों में डेला था, और अभी कल रात जो इसने जादूगर ने रवाहा के कानों में मंत्र फूंका था जिससे वो इस साहिर में गिरफ्तार हो गई थी। इसका क्या मोहब्बत बावजू है। मेरी कानों में बार बार भारी आवाज़ गूंज रही थी। वो मुर्दा कदमों से उठी और अपने कपड़े मुन्नी के दिए बैग में रखने लगी। गलती मेरी है, मैंने सोच भी कैसे लिया अब बदकिस्मती मेरा पीछा छोड़ देगी। मैंने सोच भी कैसे लिया ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरे नसीब में मोहब्बत इज्जत ज़िंदगी का सुख लिखा है। आंखों से सेल रवा जारी थे, और ये तो वो हिसाब वाला था।